नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बार पुनः शुद्धशील घोष जी हैं, प्रिय बंधु मीडिया से। और अब ये इस नमस्ते समय तो सर। बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मेमारी सीट पे पूर्व वर्धमान में सक्रिय हैं। लेकिन कल का जो कुछ भी हुआ तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये बताएँ प्रिय बंधु जी, आपको क्या ऐसा आशा था कि ये जो वोटिंग है वो इस लेवल पे जाएगा? नहीं, इतना तो आशा नहीं था। पोलिंग हाई होगा ये इंडिकेशन आ रहा था, बट इतना हाई होगा और मतलब हिंदू वोट का इतना हाई होगा, दैट इज ट्रिमेंडस। ये तो एक बहुत अच्छे सिग्नल कल मिला। कल एक चीज़ जो हमने देखा कि जो हाईएस्ट पोलिंग है वो कूच बिहार में है। और हम्म, कूच बिहार में भी आपका जो पिछली बार झगड़ा हुआ था जहाँ शीतलकुची में, हम्म, वहाँ पे 97.5% वोट पड़ा है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो दक्षिण दिनाजपुर है, हम्म, जिसमें भी उम, लोकसभा में तो लगातार लीड कर रहा है बीजेपी। तो ये जो 2 हम्म। सीट है, ये प्योर मुस्लिम सीट, ये प्योर मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं नहीं, मिक्स्ड डिस्ट्रिक्ट ये है, बल्कि कुचबिहार जो है, कुचबिहार में तीनों सीट जो हमने ओपिनियन पोल में भी डिस्कस किया था। सिताई में वहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही मुस्लिम है। और दिनहाटा और शीतलकुची, ये दो जो प्लेस है यहाँ पर भी मुस्लिम है। बाकी कुचबिहार का जो 6 सीट्स और है, तो वो सारे हिंदू डोमिनेटिंग है। और ये जो दक्षिण दिनाजपुर है, यहाँ पर जो कुमारगंज है, कुमारगंज में भर भर के वहां पर मुस्लिम है। और जो नॉर्थ दिनाजपुर का एक सीट मिल जाता है, इटाहार, जो बालूरघाट लोकसभा में वहां जाता है, तो वो भी मुस्लिम डोमिनेटिंग है। बाकी सारे एससी एसटी और जनरल सीट है। तो जो तो मुस्लिम एरिया है वो मुर्शिदाबाद में आता है। आप इसमें कोई चेंज करेंगे क्या कूच बिहार में, कल की वोटिंग के बाद? पॉजिटिव, जो ओपिनियन पोल दिया था उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है। हालांकि हमारा डेटा कलेक्शन अभी भी चल रहा है, तो हुँ। आज शाम तक वो क्लियर हो जाएगा। बट जो प्राइमरी इंडिकेशन आ रहा है वो ओपिनियन पोल से बेटर रिजल्ट ही दे रहा है, जैसे बेटर इंडिकेशन है वो। हाँ, क्योंकि आपने 3 सीट यहाँ पे दी थी तृणमूल को। अब दक्षिण दिनाजपुर में, नहीं दक्षिण, नहीं, कुछ कुछ कौन सा बिहार में, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ भी बिहार हमें में। 3 दे रहा था, उससे बेटर हो रहा है, बेटर लग रहा है। उससे खराब उससे तो नहीं होगा, ऐसे इंडिकेशन है। हाँ, जी, जी। तो अब अलीपुरद्वार में तो पहले ही 5 दे रखा था, उसमें तो कोई चेंज है नहीं मेरे हिसाब से। हम्म, हम्म, हम्म। जलपाईगुड़ी में हिंदू आपने एरिया 2 में दिया था कुछ चेंजेस टीएमसी को। नहीं है। जी। हिंदू एरिया जो है वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव साइड ही है, मार्जिन बढ़ रहा है। और जलपाईगुड़ी में आपने 5 सीट बीजेपी को, 2 टीएमसी को दिया था। हम्म, और ये अ, माल दिया था टीएमसी को और राजगंज दिया और था। राजगंज, वहां पर माल अभी शायद पॉजिटिव होगा, ऐसे इंडिकेशन आ रहा है, बट उसका प्राइमरी डेटा है, उसका पूरा डेटा नहीं आया है। राजगंज कॉन्टेस्ट में है। राजगंज शायद नहीं कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी पॉज़िटिव आप प्लस में जा रहे हैं। हम्म, हम्म, और फिर ज दार्जिलिंग में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 6 का 6 दार्जिलिंग कालिम्पोंग का है ही। हम्म, 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 फिर हम अगर आ जाएँ इधर उत्तर दिनाजपुर पे, हम्म, उत्तर दिनाजपुर में 4 सीट आपने दिया था, 2 आईएनसी को दिया था। हम्म। इसमें कोई परिवर्तन है? उसमें जो ट्रायंगल फाइट बोल रहा था इस्लामपुर सीट में, जो शायद कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्राइमरी इंडिकेशन ऐसे ही आ रहा है कि इस्लामपुर भी शायद कन्वर्ट होने की जगह में है। बट ये सारे ओके। प्रिलिमिनरी डेटा है, अभी फाइनल डेटा शाम तक आएगा नहीं हमारे वो पास। ठीक है, प्रिलिमिनरी फाइनल का वो तो है। अभी तो हम इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं कि भई ये जो हुआ हम्म, है, हम्म, हम्म, ये जो सुनामी आई है, इसका क्या हम्म, इम्पैक्ट आ रहा है। तो उत्तर दिनाजपुर भी पॉज़िटिव है, दक्षिण दिनाजपुर तो पहले ही आपने 5-1 कर रखा था, हम्म, हम्म। तो ये यही रहेगा 5-1। कुमारगंज तो नहीं जीतने का चांस है ना? नहीं, कुमारगंज पॉसिबल नहीं होगा। कुमारगंज में इतना मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर हुँ, चेंज होना थोड़ा डिफिकल्ट है। वहाँ का बाकी जो लेफ्ट या कांग्रेस का कैंडिडेट है, इतना कुछ वहाँ पर ऐसा नहीं दिखा। जी। अच्छा, मालदा आपने 5 सीट दिया था। मालदा, मालदा मुर्शिदाबाद में दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही साथ बोलूंगा। जो इंडिकेशन हमारा ओपिनियन पोल में था, शायद वही हो रहा है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। क्योंकि मैं स्पेशली मालदा और मुर्शिदाबाद में कल फोकस किया था और बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से बात किया है, तो वो लोग बोल रहे हैं वी आर वोटिंग फॉर चेंज।
तो देखिए सर, यहाँ पर जो चेंज के लिए वोट कर रहे हैं वो तो भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। तो किसको वोट डालेंगे फिर? उसको एक बिगन मिलना चाहिए, उसको भी पता चल रहा है टीएमसी जा रहे हैं, तो अभी नेशनल लेवल में कांग्रेस का मुस्लिम के लिए एक अच्छा सा फुटप्रिंट रहेगा, इसलिए वो मुस्लिम के लिए वोट कर रहे हैं। शायद ऐसे इंडिकेशन ही आ रहा है, रिवाइवल ऑफ कांग्रेस ही दिख रहा है। मुझे तो वहां पर सर्वाइवल ऑफ टीएमसी नहीं दिख रहा है अभी तक। मुर्शिदाबाद में बहरामपुर सीट कांग्रेस को जा रहा है, मतलब अधीर रंजन जी जीत रहे हैं। नहीं, क्लोज फाइट है अभी। अभी लग रहा है क्लोज फाइट है, शायद अधीर रंजन चौधरी हार भी सकता है, बट अभी अभी कुछ नहीं बोलेंगे। 29 के बाद ही पूरा पिक्चर क्लियर होगा। हाँ, ओके। 29 के बाद तो एग्जिट पोल ही आ जाएगा। करेक्ट। अभी तो हम प्रिलिमिनरी इंडिकेशन ही ले रहे हैं आपसे भी, और वैसे भी ईसीआई के वजह से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल तो बोल नहीं सकते। अच्छा, आप मिदनापुर बताइए, आपके पूर्व और पश्चिम। मिदनापुर में पूरा लहर चला है, नॉट ओनली मिदनापुर, जंगल महल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, एंड सबसे सरप्राइजिंग है पश्चिम मेदिनीपुर। वहां पर पोलिंग परसेंटेज देख लीजिए, इतना हाई है, और सारे वो हिंदू वोट का ही हाई परसेंटेज आ रहा है। फिर पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, सारे जगह में है। वो जो बिनपुर कॉन्टेस्ट की जगह में था, झारग्राम सीट का बोला, वो अभी कॉन्टेस्ट की जगह में है। पश्चिम मेदिनीपुर तो ओपिनियन से ज्यादा ही बेटर लग रहा है अभी। पूर्व मेदिनीपुर भी जितना हमने खराब सोचा था भाजपा के लिए, मतलब 12-4 हो रहा था ओपिनियन में, बट एक्चुअली लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो खराब ही है, क्योंकि 15-1 था लोकसभा के हिसाब से। तो शायद वो रिकवरी भी हो जाएंगे, ऐसे इंगित आ रहा है। और बांकुड़ा, पुरुलिया, वहां पर तो वन साइडेड हिंदू पोलराइजेशन हुआ। पश्चिम में आपने बीजेपी को साथ दिया था, यहाँ क्या देख रहे हैं? लग रहा है इंक्रीज हो सकता है, चांसेस हाई है। बहुत सारे जो सीट है, मतलब ये जो टोटल वोटिंग पैटर्न हिंदू का चेंज हुआ ना, इसके कारण अभी ये समझ लीजिए, एसआईआर का डेटा छोड़ दीजिए, एसआईआर का इम्पैक्ट पूरा छोड़ दीजिए, उसके बाद भी जो सीट तृणमूल कांग्रेस का 20,000 या 22,000 का मार्जिन था, वहां पर अभी उसको शायद हार का सामना फेस करना पड़ेगा। हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन है, वो बहुत बड़ा चेंजेस दिख रहा है वो सारी चीजों में। और उसके साथ एसआईआर इम्पैक्ट करोगे तो और भी खराब सिचुएशन है टीम के लिए। पुरुलिया में तो आप पहले ही 8-1 दे रहे थे, और बांकुड़ा में भी आप 12-1, बांकुड़ा 11-1 दे में रहे भी थे। 11-1 ही था झारग्राम हमारा में भी ओपिनियन में। 3-1 दे रहे थे। तो ये तो मानते हैं कि यही यही मान के चल लेते हैं। तो पश्चिम बर्धमान में आपने 7-2 दिया था। शायद वहां पर क्लीन स्वीप का एक चांसेस है, ऐसे तो प्राइमरी ओके, इंडिकेशन है, क्लीन स्वीप भी हो सकते हैं वहां पर। ओके, ओके। और बीरभूम में आपने 6 सीट दिया था, हम्म, अभी हम्म। रहा है। 6 सीट जो दिया था, शायद उसमें नहीं घटेंगे, बट कॉन्टेस्ट वहां पर अच्छे हुआ है। ऐसे नहीं कि टीएमसी कोशिश नहीं की है। एक इंसिडेंट तो हो ही गया था, जो लाभपुर, शायद वो भाजपा के लिए आ सकते थे, तो वहां पर जो एक बूथ का एजेंट था भाजपा का, उसका बेटे को ही किडनैप कर लिया। 2 घंटे तक उसको कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद जो सीआरपीएफ के जवानों है, वो उसको रिकवर किया। बट ये जो बूथ एजेंट था, अपने बेटे किडनैप हो जाने का न्यूज मिलने के बाद भी वो बूथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का जो भाजपा कार्यकर्ता का, स्पेशली जो रूरल एरिया का है, वहां पर ये जो डेडिकेटेड फाइट है ना, तो इसका डिविडेंड शायद मिलेंगे। मैं एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं बोलूंगा, बट जो ओपिनियन पोल दिखाया था उससे तो कम नहीं लग रहा है। शायद 1-2 सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, बट मार्जिन और भी कम हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड था। तो पॉजिटिव है वो कार्यकर्ता, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बहुत अच्छे काम किया है। अब आपका फर्स्ट फेज का नंबर क्या निकल रहा है आपके हिसाब से? पहले आपने 94 दिया था। 94 जो दिया था, शायद वो बेंचमार्क क्रॉस हो जाएगा, ऐसे उम्मीद आ रहा है। क्योंकि सारे जो जगह, जो जो सीट हमने क्लोज मार्जिन के लिए टीएमसी के लिए पकड़ के रखे थे, वो सारे अभी भाजपा के लिए कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज्यादा, 10-11 सीट अगर ज्यादा भी हो जाता है, और 7-8 तो लग ही रहा है, 10-12 भी हो सकता है, ऐसे इंडिकेशन आ रहा है। बट देखते हैं फिर फाइनली जब हम पूरा डेटा मिलेंगे एग्जिट पोल का, तो वहां पर हम कैलकुलेट करके अच्छे से बता पाएंगे। बट अभी सारे जो है लो मार्जिन सीट जो हम टीएमसी के लिए पकड़े थे, वो शायद वो नहीं जाएगा टीएमसी के पास, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, अब ये बताया कि कल क्या भयमुक्त मतदान हुआ है क्या?
99.99% है मतदान हुआ है। देखिए टीएमसी वालों, जो मैं बार बार बोल रहा था कि उसके पास कोई ऐसे नैरेटिव है नहीं, ऐसे कोई पॉइंट है नहीं जहां से वो ये इलेक्शन निकल सकते हैं। तो उसके पास एक ही चांस है, जो सब लोग डर भी रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कोशिश नहीं हुआ ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, बट आप समझ लीजिए कल जो पोलिंग हुआ ऑलमोस्ट 40,000 बूथ में पोलिंग हुआ। तो फर्स्ट आवर में मतलब लंच के पहले जो भी है, ऐसे कुछ खास इंसिडेंट हुआ ही नहीं। बस एक ही इंसिडेंट सामने आया था जो मीडिया फोकस कर रहा था, और डोमकल का 217 नंबर बूथ, जहां पर कुछ गांववासी बोल रहे थे कि हम लेफ्ट का वोटर है, टीएमसी वाले हमको धमका रहे हैं और वोट देने नहीं जाने दे रहे। बट वहां पर इलेक्शन कमीशन का टीम, पुलिस, सीआरपीएफ पहुंच गए थे, इतना कुछ नहीं हुआ। सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत कोशिश की, लेकिन अप टू 4 PM इट इज 20-25 वोट्स आउट ऑफ 40,000। और शाम तक जो इंसिडेंट सामने आए, दैट इज मैक्स टू मैक्स 200 वोट्स, जहां पर थोड़ा बहुत कोशिश किए गए। बट जहां पर भी ऐसे रिपोर्ट हुआ, विद इन 5 to 10 मिनट्स ये पूरा रिकवरी हो गया। लोग अच्छे से वोट डाल पाए, क्यूआरटी टीम ने बहुत अच्छे काम किया है। वो जो बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहे थे ना, जो साझुआ गाड़ी बोल रहे थे, जो हाँ, कश्मीर को ठीक करने के लिए यूज किया था, तो उसका हाँ, यूटिलाइज करना ही नहीं पड़ा। दो एक जगह में इंसिडेंट हुआ जहां पर भाजपा कैंडिडेट के ऊपर अटैक हो गया, या थोड़ा बहुत कोशिश किया गया, बट वो सारे सीट जो है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टीएमसी का बहुत अच्छे मजबूत पकड़ है। तो वो भाजपा तो इतना कोशिश भी नहीं कर रहा था, या उसका चांसेस भी इतना नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो, 40,000 बूथ के अंदर अगर 200 या 250 बूथ में भी थोड़ा अटेम्प्ट होता है, और वो आधे घंटे भी नहीं चल पाए, तो आप बोलोगे ये भाईमुख इलेक्शन तो हुआ है। इलेक्शन कमीशन को मैं आउट ऑफ 9-10 दूंगा, आउट ऑफ 10 9 दूंगा। आउट ऑफ 10 9। यस। दैट्स वेरी गुड। आप ये बताएं, एक चीज जो लोग कह रहे हैं, कल जो है वो कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि साहब ये जो वोट परसेंटेज दिख रहा है वो मिसलीडिंग है। वो ओके। मिसलीडिंग इसलिए है कि एसआईआर में तो वैसे भी 91 लाख कम हो गया, तो 91 लाख के कम जो बेस था, बेस कम हो गया, तो वैसे भी अगर उतना ही वोट पड़ता है तो 90% तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, ये आर्ग्यूमेंट आ रहा था। सर ये पूरा का पूरा गलत आर्गुमेंट, गलत नैरेटिव है, क्योंकि ये जो 91 लाख डेटा डिलीट हुआ है, ये पूरा वेस्ट बंगाल से, इसके मतलब 294 असेंबली से डिलीट हुआ है। तो वहां से आप 152 मतलब 50% असेंबली में आप इलेक्शन करा रहे हो, और वहां पर 92% पोलिंग आ रहा है। तो 91 लाख का आप डेटा कंसिडर भी कर रहे हो, तो उसका आधा डेटा ही आप कंसिडर करो, क्योंकि बाकी आधे के लिए भी तो आपको बचा के रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देखो तो वहां से भी हायर पोलिंग हुआ है। सेकेंड चीज, आप एक चीज देख लो, ये जो एसआईआर का डेटा है, इसके दो पार्ट है। एक तो है एएसडी, एक है एडजुडिकेशन। एएसडी मतलब जो स्प्लिटेड शिफ्टेड है, जिसके लंबे छप्पा होता था। तो आप अगर टीएमसी का ये पैटर्न देखो, वोटर लिस्ट में किसी भी असेंबली उठा लो, आपको तो वोटर लिस्ट वहां पर मिल जाएगा। वहां पर देखो, अगर 250 बूथ है तो उसके अंदर 200 बूथ या 190 बूथ जहां से डिलीशन है 10 12 15 20 25, इससे ज्यादा आपको डिलीशन नहीं देखेंगे। बट वहां पर 50-60 ऐसे बूथ्स है जहां पर आपको डिलीशन देखेंगे 100+, 100 120 150, इतना डिलीशन आपको देखेंगे। तो ये पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो टीएमसी का छप्पा वोट का बात किया जाता है ना, वो सारे बूथ में नहीं अटेम्प्ट करता है, वो पिक कर लेता है। ये 30 या 40 बूथ में ये 100 करके हम मारेंगे। तो अगर अगर 40 या 50 बूथ में भी 100 करके वो छप्पा वोट कर लेता है, तो 5,000 का मार्जिन वहां से ही निकल के आ जाता है। अभी ये जो 30 40 या 50 बूथ उसने पिक कर लिया, उसमें क्या करता है, ट्राई करता है, लेकिन कुछ कुछ जगह में उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर सीआरपीएफ एक्टिव है, या इलेक्शन कमीशन या ओपोनेंट का जो एजेंट है, तो वहां पर कर नहीं पाया, तो उसका जो बाफर बूथ है वहां पर जाके वो छप्पा कर लेता है। तो इसलिए 60 बूथ का पैटर्न है, उसमें 50 वो 100 करके वोट करा देता है। तो ये जो एएसडी का डेटा है, इसको आप 100% कंसिडर नहीं कर पाओगे। जो डिलीशन हुआ है उसका 40% के आजू बाजू में छपा होता है। तो उसके मतलब अब 91 लाख से पहले ही आधा डेटा हो गया, क्योंकि आधा सीट में इलेक्शन हो रहा है। उसमें भी अगर आप ये एएसडी का डेटा देखोगे, तो वो परसेंटेज 40% के आजू बाजू में है, तो वहां पर पोलिंग तो और भी कम होगा। और सेकेंड जो चीज है, आप एक चीज देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल का पोलिंग पैटर्न है,
वहां पर आप मुस्लिम डोमिनेटिंग जो असेंबलीज है या बूथ्स है, वहां पर आप देखोगे इतने दिन पोलिंग होता था 92%, 93%। बट जो हिंदू डोमिनेटिंग बूथ्स है वहां पर पोलिंग होता था 76 to 78%। इसलिए ओवरऑल एवरेज जो पोलिंग वेस्ट बंगाल का है वो 82% के आजू बाजू में होता था। लेकिन जब आपका ओवरऑल पोलिंग 92% हो रहा है, आप एसआईआर छोड़ दीजिए, एसआईआर नहीं आए तो उसके मतलब यहाँ पर कोई छप्पा देने का जगह नहीं है, जो वोट डाला आपने वोट ही डाल दिया। तो अगर 92% ओवरऑल एवरेज पोलिंग है, तो उसके मतलब मुस्लिम कितना 95 96% पोलिंग करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो 95 96% भी करते हैं तो हिंदू ने कितना 90% पोलिंग कर दिया, इसलिए तो एवरेज 92% आ रहा है। तो हिंदू जहां पर पहले 78% पोलिंग कर रहा था, वहां से अभी 19% पोलिंग कर दिया। मतलब 12% ऑफ इंक्रीज हिंदू वोटिंग। अब ये हिंदू वोटिंग 12% इंक्रीज है किसी असेंबली में, अगर 2,50,000 का डेटा है, उसका 12% मतलब 30,000। 30,000 वोट आपका हिंदू वोट एक्स्ट्रा आ रहा है, और उसका 90% ही भाजपा के लिए आएंगे। 90 क्या 100% आना चाहिए, चलो मैं 90% भी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वोट आया है ये सारे माइग्रेंट लेबर जो ट्रेन को भर भर के लास्ट 7-10 दिन आया है बस ये पोलिंग करने के लिए, तो वो तो टीएमसी वालों को जिताने के लिए नहीं आए थे। तो कहीं पे अगर आपका 30% वोट बढ़ जाता है और वो हिंदू वोट बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वही मैंने जो बोला, जो 20,000 22,000 का मार्जिन सीट था टीएमसी का, वो भी अभी गड़बड़ हो गया। वहां पर भी अभी शायद भाजपा पे ही लहर देखने मिलेगा, ये चांसेस हाई है सर। ये तो आपकी बात अगर ऐसा हो जाता है तब तो फिर मैंने कैलकुलेट किया था कि 19,000 वोट से ज़्यादा जो सीटें जीती थी, उनकी संख्या मात्र 48 थी, 48। करेक्ट। तृणमूल 19,000 मत से ज़्यादा जो जीती थी सीटें, उनकी संख्या मात्र 48 थी, केवल 48 थी। और तो उसमें से भी समझ लीजिए कोई लहर सीट के जो जो है वो बात हो रहा है ये हाई पुलिंग के लिए हो रहा है, और वो हिंदू और जो पुलिंग ज्यादा हुआ है इसलिए। उसमें जो 20-25 सीट जो है वो 60-70 हज़ार से ऊपर से वोटों से जीती, तो वो सारा का सारा वोट जो जो कहते हैं ना वो कॉन्सेप्ट वेस्ट वोट वाला, कि वो हम्म। वेस्टेड वोट है। वो दिखने में तो दिख रहा है नहीं, कि 10% है। 60-70 हजार जो सीट आपको दिखेगा सर, वो आपको ज्यादातर दिखेगा दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में। क्योंकि हुँ, 2021 में जो पोलिंग हुआ था वहां पर, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसको समझाया गया था, देखो भाई ये सीए चालू कर दिया, ये एक्चुअली एनआरसी है। इसके बाद आपका नाम डिटेक्ट होगा, कोई भी मुस्लिम होगा उसको बस डिटेक्ट किया जाएगा सीए थ्रू, और उसको एनआरसी में डाला जाएगा और फिर आपको बांग्लादेश को भेज दिया जाएगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो था वो डर गया कि भाई अगर हमको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा तो क्या मुश्किल हो जाएगा। ना उसने सीए देख लिया, जहाँ पर एक भी मुस्लिम को नहीं निकाला गया, कोई एनआरसी का बात नहीं है, सीए बस जो हिंदू बांग्लादेश से आया है उसको मिल रहा है। उसके बाद जब एसआईआर हुआ तब उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कितना बांग्लादेशी मुसलमान था जो यहाँ पर एक्चुअली अनाप शनाप काम जो है वो कर रहे थे, और इसलिए इंडियन मुस्लिम जो है उसका नाम खराब हो रहा था। तो इसलिए वो पहले जो डर था वो सारे 3 मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में भर भर के टीएमसी को वोट दिया गया, वो कोई रिस्क नहीं लिया। 90% 92% जो पोलिंग हुआ मुस्लिम कम्युनिटी से, उसका ऑलमोस्ट 95% मिला टीएमसी को, और जो 5% बचा कुचा था वो मिला था लेफ्ट को। बाकी वहां पर जो हिंदू वोट था वो मिला था ये भाजपा वालों को, इसलिए 12% 15% या 18% मैक्सिमम वो सारे सीट में आप भाजपा का वोट शेयर देखे। बट अभी ये 5 साल में ये मुस्लिम रीड कर लिया कि नहीं ऐसे तो कुछ सीन नहीं है। अगर मोदी गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मुझे एनआरसी करना है निकलना है, तो दीदी का इतना क्षमता नहीं है कि वो रोके, क्योंकि वो सीए रोक नहीं पाए, एसआईआर रोक नहीं पाए, वकफ रोक नहीं पाए, तो ये क्या रोक लेंगे। और दूसरी बात है कि भाजपा तो इतने सारे स्टेटों में है जहां पर ये मुस्लिम बंदे ही माइग्रेंट लेबर होकर काम करने जाता है। वहां पर ऐसी कोई इंडियन मुस्लिम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ है। तो ये लोग अभी पैटर्न चेंज कर रहे हैं, और इसलिए रिवाइवल ऑफ कांग्रेस दिख रहा है कि टीएमसी अगर एक बार हार जाता है इस स्टेट में तो उसका कुछ पॉलिटिकल फ्यूचर है नहीं। तो पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, भाजपा का रूल हो जाता है, तो उसको तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए, उसको पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, वो कांग्रेस ही दे सकता है। इसलिए अभी से वो कांग्रेस से जोड़ रहा है, और कांग्रेस ने अच्छे से रीड किया, इसलिए जो 294 सीट्स है वो अलग से कॉन्टेस्ट किया। इस बार लेफ्ट के साथ भी कोई अलायंस नहीं हुआ, और इंडी जुट के रहने के बावजूद भी वो टीएमसी के साथ भी अलायंस नहीं किया है। जी, जी, जी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है टीएमसी के वर्कर पर, बीजेपी के वर्कर पर? सेकंड फेज़ में जो लोग जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, हम्म। इसका क्या मोरल बूस्ट, एक हम्म। मोरल बूस्ट हुआ, एक का मोरल डाउन हुआ,
और सेकंड फेज का कुछ इक्वेशन चेंज हुआ। ये थोड़ा और हमें समझाइए। देखिए, ये जो पोलिंग हुआ, पहले 4 घंटे में 2 नैरेटिव आया टीएमसी वालों से, एकदम सुबह हम्म, के जो 4 घंटे थे। फर्स्ट नैरेटिव था जो टीएमसी का एक कैंडिडेट है, उनका ही न्यूज़पेपर है, वहां से फर्स्ट आया टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल जो ओपिनियन, कि यहाँ पर टीएमसी बटन में वोट डाल रहा हूँ तो वो भाजपा के लिए जा रहा है। तो वहां पर ही हाँ, हमको समझ में आ गया कि टीएमसी वालों हार स्वीकार कर ली। उसके बाद वो नैरेटिव काम नहीं किया, तो और 2 घंटे बाद एक नया नैरेटिव आया, ये जो सीआरपीएफ का जवान आए हैं, वो लोग भाजपा के लिए वोट लूट रहे हैं, वो लोग छप्पा वोट कर रहे हैं। तो उसके बाद तो हमको कंफर्म हो गया कि टीएमसी वालों ने पक्का हार मान लिया, इसलिए अभी से सारे ये लॉजिक खड़ा कर रहे हैं। बट उसके बाद ममता बनर्जी जब सीजन पॉलिटिशियन, उसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उसने समझ लिया कि भाई अभी ऐसे नैरेटिव चलाएंगे तो जो सेकेंड फेज का हमारा पोलिंग है 29 अप्रैल का, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएंगे। तो वहां पर कैसे भी देखिए, अभी जो नंबर्स दिख रहा है कि टीएमसी वालों 40-50 तो ऐसे आएंगे, या टीएमसी छोड़ दीजिए, अगर भाजपा को छोड़ के बाकी सारे पोस्टपोन अलायंस भी करता है, तो उसके पास अभी 45-55 नंबर ऐसे दिख रहा है फर्स्ट फेज के बाद। तो सेकेंड फेज में अगर वो कुल मिला के आउट ऑफ 140 टू 120 ले लेता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वहां पर उसको ओवरऑल मिला के 170-175 मिला के गवर्नमेंट तो फॉर्म हो रहा है। मिली जुली है सरकार, लेकिन सरकार बन रहा है उनका। तो ये हाई स्ट्राइक रेट में खेलने के लिए शाम के टाइम उसका नया नैरेटिव चालू हो गया कि ईवीएम चेंज हो रहा है। सारे जो ईवीएम है, इसका जो आईपैक है, उसका वर्कर है, वो जाके चेंज कर रहे हैं। ऐसे नैरेटिव स्प्रेड कर दिया, और जो भाजपा वाले हैं वो डर गए, क्योंकि देखिए 2021 के बाद जो पोस्टपोन वायलेंस हुआ था, वो सबने अफेक्टेड है। और इस बार जो होगा उसका कई सौ गुण ज्यादा होगा। मैं आज सुबह अभिषेक भाई से बात कर रहा था, उनको यही बोला कि मे भी ये आपके साथ मेरा लास्ट पॉडकास्ट है, अगर बाई चांस दीदी का टीम जीत जाता है तो हम शायद जिंदा भी नहीं रहेंगे, हमको मालूम है ये। तो ये सिचुएशन में अगर चल जाता है, तो सेकेंड फेज में तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको बोला, नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना, जहां पर तो अ, मतलब कुल मिला के 40-45 तो ऐसे ही दिख रहा है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट में। तो इस जगह से 120 लेने के लिए नैरेटिव चलाया, और लोग बहुत डर भी गए। लेकिन आप एक बात बताइए, ईवीएम कैसे चेंज करेंगे? जब मेरा वोटिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वहां पर मेरा जो पोलिंग एजेंट है, वो सील करेगा, स्टैम्प सील करेगा मेरे पार्टी का सिंबल देके। उसके बाद वहां पर उसका साइन रहेगा, पेपर सील रहेगा, और उसके बाद मुझे 17C फॉर्म मिलेगा। तो काउंटिंग में जब जाऊंगा, मेरे काउंटिंग एजेंट पहले वो 17C फॉर्म से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर वहां पर एक भी डेटा जो वीवीपैट का है, जो आपका कंट्रोल यूनिट का है, हर एक जगह का मुझे यूनिक नंबर है, और वो जो ईवीएम का यूनिक नंबर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, यूनिक नंबर इसलिए ही है। तो वहां पर अगर छेड़खानी किया जाए, तो आपका वो बैटरी का जो परसेंटेज है पूरे दिन पोल होने के बाद, कोई ईवीएम में मेरा तो 70% 80% बैटरी बच नहीं सकता है। बाहर से कोई नेटवर्क उसमें कनेक्टेड नहीं है, तो वहां से भी आप डेटा नहीं चेंज कर सकते हो। तो ये ईवीएम चेंज का स्टोरी इसलिए स्प्रेड किया जाए कि इसको मोराली बूस्ट अप दे दे। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो भाजपा वाले हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, जो अच्छे नहीं है, क्योंकि जब तक आप वेस्ट बंगाल में विनिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आ रहा है, आपका इलेक्शन खत्म नहीं हो रहा है। तो वो रिलैक्सिंग मोड से निकलना है, और उसके लिए जो सेंट्रल लीडरशिप है अच्छे से काम कर रहा है, जो एमपीज है अच्छे से काम कर रहा है, तो नाउ दे आर प्रिपेयर। लोग थोड़ा डरे हुए थे सेकेंड फेज के क्या करेंगे, लेकिन वो समझ गया है, अगर जितना भी खराब हो जाएगा फर्स्ट फेज में, आप खराब से खराब डेटा ले लो भाजपा के लिए, तो 60-70 सीट तो ऐसे ही दिख रहा है, उससे कम तो नहीं हो सकता है। और अगर हम सेकेंड फेज में 142 से 50-60 सीट और भी जोड़ देते हैं, तो 120 क्रॉस कर जाता है। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से चल रहा है, आप एक बार 120 कर दो, उसके बाद बाकी मोटा भाई संभाल लेंगे। तो इशारा सबको मालूम है, कैसे हाँ, कैलकुलेशन होगा, ऑपरेशन लोटस सबको मालूम पड़ गया है। तो देखिए, मेरा एक कैलकुलेशन है कि ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 148 है, लेकिन अनऑफिशियल डेटा भाजपा के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 120 है, और टीएमसी के वो 200 है। अगर 200 के नीचे वो हो जाता है, तो वहां पर ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। बट वहां पर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड वर्कर कल हम कुछ कैंपेन भी कर रहा था मानव के लिए, वहां पर बहुत सारे टीएमसी वालों से मिला, लेफ्ट लोगों से मिला, कांग्रेस से भी मिला। तो वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि दादा इस बार तो चेंज के लिए वोट करेंगे। शायद जो झंडा लेके जा रहा है टीएमसी का, वो नहीं जाएंगे तो उसका पिटाई हो जाएगा, कुटाई हो जाएगा, इसलिए अभी जा रहा है।
लेकिन जब वो बूथ में जाएंगे तो वहां पर वोट तो वो भाजपा के लिए डालेंगे, ऐसे ही लग रहा है। हाँ, लेकिन फलौदी का सट्टा बाजार ने तो कल 125 का दे रखा था। शाम के टाइम कितना यानी हुआ? शाम के टाइम 160 हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि वर्स्ट मार्जिन अगर होगा, जो अरे जो आप तो रेंज है हाँ, 140 टू 170 दिख रहा है ओपिनियन पोल में। अब एग्जिट पोल में और भी डेटा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर हमारा डाउट था वो पोलिंग पैटर्न के ऊपर पूरा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वर्स्ट के सिनेरियो जब भी वो दोपहर के टाइम आ रहा था, वही 127 से बढ़ के 140, मतलब पोलिंग परसेंटेज हाई होने के साथ साथ ही वो 140 रीच कर गया। और फिर तो शाम को 160 आ गया। मतलब अभी सट्टा बाजार भी बोल रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी है। मुझे मुझे इक्वेशन क्लियर कलकत्ता सारी के जगह सट्टा से। बाजार का नहीं पता, कलकत्ता में क्या बोल रहे हैं। नहीं, कैलकाटा नहीं, मैं फलौदी की ही बात कर रहा हूँ। हम्म, तो ये तो मैंने कल विशेष तौर से रात को पता किया था। तो हम्म, पहले तो ये जो 7 बजे तो पहले बंद कर दिया था, बाद में चालू किया है ये कैलकुलेशन वैलकुलेशन करके रेट। तो 160 तो इज वेरी कंफर्टेबल। नहीं तो इसका तो आपको डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा ना, आपको इसका लाभ कोलकाता में मिलेगा। कोलकाता में नहीं, भद्रलोक दूसरा आएगा, दूसरा आप हो ले सकता रहे है। दूसरा हो सकता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन आ जाएंगे कि भाई चलो फास्ट मैच, फास्ट इनिंग्स में ही मेरा सेंचुरी हो गया, अभी तो जीत ही गया। ये अगर कर लेता है, क्योंकि जो ये ये तो भद्रलोक बैठे है हुए ना। हैं ना, अमित अमित शाह बैठे हुए हैं ना, वो तो बैठने तो नहीं नहीं देंगे नहीं किसी नहीं, ये जो कोलकाता वाले हैं, आप देखो पूरा स्टेट में आप किसी भी असेंबली ले लो, वहां पर 75% से नीचे तो पोलिंग होगा ही नहीं। कहीं कहीं जगह में 80%, मतलब मैं पहले एसआर के पहले का इंसिडेंट बोल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम में आप कोलकाता का पोलिंग देख लो तो वो 60%, 62% से ज्यादा होता नहीं है। तो ये जो सिटी एरिया है, ये अभी भी मुझे इतना कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं है। ये लोग आखिर तक क्या करेंगे? ये हम्म, बंगाली को बचने के लिए, बंगाली हिंदू को बचने के लिए जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, मालदा में हो रहा है, कितना दिक्कत ये फील कर रहा है, इसमें अभी भी डाउट है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे एक चीज में ये लगता है कि कल जो सिटी एरिया था, और जैसे आप सिटी एरिया का बात करें तो अगर दार्जिलिंग का लें हम्म। तो दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी में भी 90.63% वोट हुआ है। नहीं नहीं, वो सिटी एरिया नहीं है। यहाँ पर जो भद्रलोक है ना, वो कोलकाता को ही सिटी समझता है। मतलब मैं तो कोलकाता के गेटवे में रहता हूँ, सोनारपुर में रहता हूँ। तो सोनारपुर को भी ये कोलकाता नहीं मानते हैं, वो तो गांव के टाइप का है, तो अलग से ही मोटिवेशन में चलता है। जो हाई राइज में रहता है, हम्म, वोट वो सारे बात कर लेंगे, सारे मुद्दे उसको मालूम है। लेकिन वोट देने के दिन दोपहर में उसने मटन के साथ राइस खाएंगे और हम्म, सो जाएंगे। शाम को उठ के बोलेंगे अरे भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ये मेंटालिटी होता है यहाँ का लोगों अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अभी तो कोलकाता से जो फीडबैक मेरे को आ रहा है कि अरे साहब इस बार तो भद्रलोक भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस में। बार हम दिख तो रहा है, बट काम में करे पहले, उसके बाद ही हमको यकीन में ये बदल जाएंगे। नहीं तो अभी तक उसका जो मेंटेलिटी, अभी तक जो पैटर्न देखा है, उसमें तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भद्रलोक तो साउथ कोलकाता ही है ना ज्यादा, बाकी नॉर्थ कोलकाता तो नॉर्थ थोड़ा। कोलकाता में भी सेम है, सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पर हाई राइज इतना ज्यादा नहीं है, बट वहां पर जो लोग है, मतलब ओवरऑल कोलकाता का जो 11 सीट है, वहां पर पैटर्न देखो, कहीं पे भी आपको 62% से ज्यादा पोलिंग नहीं देखेंगे। हाँ, एक रीजन ये हो सकता था कि यहाँ पर जो एसआईआर में डेटा डिलीट हुआ है, वो ह्यूज है। मतलब आप देखो तो एक एक असेंबली से कम 60,000 डेटा डिलीट हुआ है। तो उसके लिए भी थोड़ा कम लग रहा था, ये भी हो सकता है एक रीजन। बट एनीवे, इस बार चेंज का वोट है। हाँ बाकी तो जगह में जैसे हाई तीस तीस ट्रेंड देखा, परसेंट यहाँ पर कोलकाता में देखता है। 30% 40% वोट डिलीट हुआ है। चौरंगी में तो ऑलमोस्ट 40% वोट डिलीट हो गया। करेक्ट। जो 2 लाख क्रॉस कर गया था, अभी वो 1 लाख 2,000, 1 लाख 10,000, 1,20,000 ऐसे तो आ गया वोटर लिस्ट में। जी। आप मुझे आप दोबारा थोड़ा सा ये जो पोटेंशियल एरिया है बीजेपी का, यानी कि हुगली, नदिया और उत्तर 24 परगना, इसमें आपने हमको टोटल 17 और 14 31 और 11 42 सीट दिया है अपने हम्म, पूर्वानुमान में। तो हम्म। आज क्या देखते हैं इसमें, क्या आप लगता है कि इसको और क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक और भी बड़ा स्वीप हो जाए।
देखिए, अगर भाजपा वालों वहां पर जैसे फास्ट फेज में काम किया है या पर वर्कआउट जैसे डेडिकेटेडली किया है और उसको डू और डाई का बैटल तरफ से देखा है, सेम पैटर्न अगर सेकेंड फेज में फॉलो होता है तो सुनामी हो सकता है। इसमें तो पता है, क्योंकि देखिए सीट जो है इस बार बहुत सारे मुस्लिम वोट का एक पैटर्न मैंने देखा, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। वो लोग वोट डालने नहीं जा रहे। जो हमने सोच रहा है कि इसका इतना हाई पोलिंग परसेंटेज के कारण 95 96% ना, अब आखिर में जब डेटा आएंगे तो और क्लियर होगा, बट वो शायद पोलिंग स्टॉप किया है, क्योंकि उन लोगों को मानना है, जो मैंने बात कर रहा हूँ अभी, तो वो बोल रहे हैं कि देखो इस बार चेंज का वोट है और अगर भाजपा वाले आ जाता है तो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या होगा। बट अगर हम ये बोलते हैं कि हमने पोलिंग यूनिट गया था तो विल बी इन सेफर जोन। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि हम तो चेंज के लिए भाजपा को वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन टीएमसी वालों को वोट डालना वो बेकार रहेगा, तो इससे अच्छा साइलेंट रहेगा। माफ करना। जी हाँ। अच्छा, इसी में एक जो एनेक्डोट ही कह सकते हैं कि एनेक्डोट आ रहा है कोलकाता पोर्ट का। कोलकाता पोर्ट में सब मानते हैं कि 60-70% मुसलमान है, वहाँ तो फिरहाद हकीम का कोई वो नहीं है। अब मुझको किसी ने बोला कि साहब कि वहाँ पे राकेश सिंह से मुसलमानों का एक कोई बड़ा डेलीगेशन मिल के आया और कहा कि हम साइलेंट रहेंगे और आप हमको बाद वही में। मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, शायद ये वोट नहीं डालने जाएंगे, लेकिन अगर वोट भी नहीं डालने जाता है तो वो तो टीएमसी खाते से वोट जा रहा है। वो एक सरप्राइजिंग होगा। मतलब ये 92% जो पोलिंग हुआ है, मे बी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं 95 96% मुस्लिम है, उससे जगह में 90% मुस्लिम है, हिंदू वोट और भी ज्यादा हो गया। ऐसे हो सकते हैं। मतलब 93% हिंदू पोलिंग हुआ है, 90% मुस्लिम पोलिंग हुआ है। ऐसे पैटर्न आ सकता है, वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। हाँ, ये तो बात सही है आपका। भवानीपुर। भवानीपुर अभी भी मुझे एडवांटेज ही लग रहा है, क्योंकि सुबह देखिए मुझे जो लग रहा है, अगर पूर्व मेदिनीपुर में हमारा जो ओपिनियन था उससे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हमारा ओपिनियन पोल में तो नंदीग्राम पॉजिटिव ही था बीजेपी के लिए, तो उसके मतलब वहां पर शुभेंदु अधिकारी नहीं आ रहे, तो उसको खोने का कुछ है नहीं। ऊपर से अगर वो भवानीपुर जीत जाता है तो भाई ऑप्शन चॉइस, ही इज द सीएम कैंडिडेट, तो उसको लूज करने का भी है कुछ नहीं है। पार्टी जीत रहे हैं, हमारे सीएम बनने का चांसेस बहुत हाई है, तो जी जान लगा के वो भवानीपुर करेगा, दूसरी कहीं पे जाएंगे ही नहीं। और पार्टी भी यही चाहेंगे शायद, क्योंकि भाजपा के इतने स्टार कैंपेनर है, उसको जरूरत भी नहीं है। आप कंसंट्रेट करो भवानीपुर में, ममता दीदी को हरा दो। क्योंकि अमित शाह जी का एक बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, उन्होंने बोला था मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने का बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे फॉर्मूला है, बट आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप भवानीपुर बस हरा दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो उसके मतलब इंडिकेशन क्लियर है, अगर ममता बनर्जी नहीं जीत रही है तो जो भी नंबर ले आए टीएमसी, वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी तो शुभेंदु दा के सामने पूरा खुला मैदान है, पूरा भवानीपुर में कंसंट्रेशन होगा और वहां पर खेला होगा, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, हावड़ा में जो कल का जो रोड शो हुआ है प्रधानमंत्री जी का, हम्म, उसको देखते तो लग रहा है कि देखिए दो तरह की क्राउड होती है, जो हम भी जानते हैं कि हम्म, खाली कितना क्राउड है उससे नहीं होता है। वो क्राउड का हम्म, उत्साह कैसा है, उससे पता चलता है कि भई ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि भीड़ तो तरह-तरह से भी इकट्ठा की जाती है। तो हम्म। कल का जो रोड शो जो हावड़ा का है, जो लोग भी देख रहे हैं और जो क्लिपिंग्स दिख रही हैं, उसमें लोगों का बड़ा उत्साह दिख रहा है, बल्कि अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। तो क्या देखिए ये हावड़ा भी क्राउड कन्वर्ट हो गया क्या? क्राउड देख के मैं कुछ कंक्लूजन में नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे 2024 का जो इलेक्शन है, जो कोलकाता में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक रैली किया था, तो वहां पर कैसे भर भर के लोग आए थे। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, उनको एक झलक देखने के लिए लोग मरते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट एक चीज, एक पैटर्न इस बार मैंने देखा, भाजपा ने बहुत अच्छे किया है कि आपके जो रैली है, आपके जो मीटिंग पॉइंट है, वो अगर खाली भी रहता है रविन्द्र, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप दूसरे इलाका से लोग नहीं लेके आओ, क्योंकि मुझे पता चलेगा मैं यहाँ पर जीतूंगा या हारूंगा। तो इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर का रैली है या अमित शाह जी का रैली है, यहाँ पर जो लोग जुड़ रहे हैं ना, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरी जगह से नहीं आ रहे हैं, उस इलाका का ही लोग हैं। अब हो सकता है वो बस प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए आ रहे हैं, वोट नहीं करेंगे।
और ये भी हो सकता है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने बोल दिया है, उसके मतलब यहाँ पर कोई सेटिंग थ्योरी है नहीं, अभी जी भर के भाजपा को वोट करेंगे। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, बट ये भीड़ देख के मैं उनको नहीं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि 2024 वो बहुत बड़ा सबक सिखाया था हमको। रैली में भीड़ हो तो आप जीत जाए, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी जो है हम्म। वो कैसा है? वो वहाँ पे क्या दिक्कत है भाजपा को, देखिए, कि भाजपा हावड़ा का पूरा। जो टॉप का पोर्शन है, मतलब बाली, हावड़ा उत्तर, ये सारी जगह में आप अगर देखोगे तो वहां पर बहुत सारे नॉन बंगाली वोटर है, मतलब जो बिहार से है, झारखंड से है, और बहुत दिन से बंगाल में रह रहे हैं। ऑलमोस्ट बंगाली हो गया है, बट अभी भी वो हिंदी स्पीकिंग ही है। तो ये आपको वो अपर पोर्शन में दिख जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप जब ये सिद्धपुर क्रॉस कर जाते हो ना, उसके बाद आपको जो एरिया मिलेगा वहां पर सारे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसके बाद आप जब उलूम एरिया कॉन्स्टिट्यूशन में आओगे, वहां पर मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। और सबसे ज्यादा फिर आप डोमजूर और जगत वल्लभपुर जो लास्ट के पॉइंट में हुगली के जस्ट पहले ही आ जाते हो, तो वहां पर तो एकदम भर भर के है। वहाँ का जो एमपी है कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से, तो उसका 5 असेंबली होता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा, वो सब होता है। वहां पर उसको लीड ही नहीं मिलता है। जितना लीड मिलता है शायद वो भाजपा के साथ क्लास माइनस करके आगे चलता है। बट ये डोमजूर और जगत वल्लभपुर से वो इतना लीड ले लेता है कि वो श्रीरामपुर जीत जाते हैं। तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन के कारण ही ये जीत रहा था, बट अभी एसआईआर के कारण बहुत सारे डेटा डिलीट हुआ है। और जो सैमपुर, उलुबेरिया पूर्व, ये सारे जो सीट्स है ना, ये भाजपा के लिए अभी पॉजिटिव देखना चालू हो गया। बट वोटिंग कैसे होता है, पोलिंग कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका रिजल्ट। बट अभी भी हावड़ा में जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेरा तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस जिले से बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा भाजपा के लिए। जी, आपने 6 सीट भाजपा को दिया है कोलकाता से। हम्म। साउथ कोलकाता से 4 सीटों में से एक ही सीट है, भवानीपुर पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन नॉर्थ कोलकाता बहुत अच्छा वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। जहां पर वहां पर मुस्लिम है, तो वो 2 सीट आगे टीएमसी आगे चल रहा है। तो इंटरली चौरंगी और बेलेघाटा, वहां पर अभी टीएमसी पॉजिटिव है। बाकी जो 5 सीट है वहां पर अभी भाजपा की एज दिख रहा है। ये जो चौरंगी का सीट है, इस चौरंगी का सीट पे पिछली बार देवदत्त मांझी हारे थे करीब 45,000 हम्म। वोट से। हम्म। और अभी वहाँ पे आपके किसी क्या बोलते हैं बाहुबली को टिकट दिया शायद, कोई पाठक है। हाँ, वहां पर देखिए संतोष पाठक जी आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। और ये और एक मास्टर वहाँ स्ट्रोक है। पे 60,000 से ऊपर वोट डिलीट हुए। हाँ, वो ठीक है, बट संतोष पाठक जी आने के बाद जो है वो काउंसिलर है कांग्रेस का। और ये टीएमसी के जमाने में अभी तक टीएमसी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का तो पूरा साफा हो गया था, वो टीएमसी में जुड़ गया। कांग्रेस का कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर जो काउंसिलर वोट है, वहां पर वोट होता ही नहीं। मतलब बाहुबल जिसका है उसका ही वो हो जाता है, टीएमसी वहां पर वोट करने ही नहीं देता। फिर भी ये संतोष पाठक ने जीता, और लगातार जीतते हुए। तो उसके बाद उसका खुद का एक तो वोट बैंक है। वो वोट बैंक अगर जुड़ जाते हैं भाजपा के साथ, वो अगर ट्रांसफर करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है। बट बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इतना आसान तो है नहीं। बट कैलकुलेटिव रिस्क है, अच्छे पॉजिटिव साइन है इसका। जी। तो अब क्या फिगर देंगे आप? आपने 60 का फिगर दिया था। आपने पहले सेकेंड 60 फेज, का फिगर दिया था सेकंड फेज में। देखिए जोश तो आ गया भाजपा वालों में। और ग्राउंड लेवल जो वर्कर है टीएमसी का, वो हताश दिख रहा है। तो ये कुल मिला के नंबर बढ़ सकते हैं, यही मैं अभी बोलूंगा। बट अरे पहले पोलिंग एक हो जाना चाहिए, इसका एक क्योंकि साइन होता है। वो साइन होता है कि आपका जो गुंडा एलिमेंट है वो साइलेंट हो जाता है, तो आपको वो साइलेंट होता एकदम दिखा गया। और दूसरा ये है कि जो नॉट क्लब ओनली वाला है, ये साइलेंट। क्लब वाला जो है ये चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 इंडिकेशन आपने अभी तक क्या सेंस किया, ये बताइए? साइलेंट नहीं, सरेंडर दिख रहा है। अच्छा। ये तो बहुत अच्छा इंडिकेशन एकदम। है। और ये क्लब वाला जो है ये। क्लब वाला जो है वो धीरे धीरे साइलेंट मोड पे ही जा रहा है।
क्योंकि उसको फर्स्ट फेज पोलिंग देखने के बाद ये मालूम पड़ गया गुंडागर्दी करने का कोई जगह नहीं है। अगर एक भी रिपोर्ट जा रहा है विद इन हुँ, 5 to 10 मिनट्स, ये क्यूआरटी टीम एक्सेलेंट एक्सेलेंट काम किया। और इलेक्शन कमीशन ने जो तामझाम बनाया था ना, उसका फर्स्ट फेज में आप समझ लीजिए 30-40% भी यूज नहीं किया, उसमें ही इसका हवा टाइट हो गया। और जरूरत पड़े तो वो एक्सट्रीम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने जो सीट्स है वहां पर बहुत सारे हंगामा होने का पिछला रिकॉर्ड है, वोट डूबने का बहुत रिकॉर्ड है। और इलेक्शन कमीशन का एक मोड मुझे मुझे अच्छा लगा कि भाई आप जिसको मर्जी वोट दो, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अपना वोट अपने डाल सको। मैं किसी को गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा। एंड ऑफ द डे आई एम द बॉस, आई एम द डिसाइडर। वो वाला जो फैक्टर किया और उसके लिए जो काम किया है बहुत अच्छी। मनोज कुमार अग्रवाल जी सुबह से एकदम वो मॉनिटरिंग रूम में था, war रूम में था, एक एक मॉनिटर चेक कर रहे थे, वहां पर बात कर रहे थे। वहां पर जो माइक्रो ऑब्जर्वर का बात कर किए थे तो वो लोग ठीक से ये नोटिंग कर रहे थे। तो वही बोला, आप सोचो ना 40,000 बूथ जहां पर डोमकल जोरंगी जैसे असेंबली है, जहां पर पिछले रात से बॉम्बिंग चालू हो जाता है। ये पूरे जो पोलिंग हुआ, ये पोलिंग के 7 दिन 10 दिन पहले से यहाँ पर लाश गिरना चालू हो जाता है। एक भी पॉलिटिकल मर्डर इस बार नहीं हुआ। 3 लोगों का डेथ हुआ, वो हिट के कारण, वो सीनियर पर्सन थे, दैट इज अनफॉर्चुनेट। बट जो पॉलिटिकल मर्डर वो नहीं हुआ, उसके मतलब ये सारे जो एरिया था, यहाँ पर गुंडा नहीं था, वो सारे सरेंडर कर लिया। मोदी जी ने जो बात किया ये समझ गया है, इस तरह काफी था। जी, जी। साउथ 24 परगना में बहुत सबसे ज़्यादा कुछ लोग तो कहते हैं सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, बदमाशी, बूथ छापा बूथ, ये साउथ 24 परगना में होता है, जो अभिषेक का एरिया है। हाँ, वहां पर भाईपो मॉडल चलते हैं ना, वहां पर सारे भाईपो है और भाईपो के छोटे छोटे सीएम वहां पर है। तो ये चैलेंज रहेगा हमको। साउथ 24 परगना भी देखना है कि वहां पर लोग अपना वोट डाल पा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर फेयर वोटिंग होगा तो साउथ 24 परगना जो रिजल्ट आएगा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। जो फर्स्ट फेज का पोलिंग है सेम ट्रेंड अगर रहेगा, बहुत हुँ, सारे सीट अभी इधर से उधर हो जाएगा। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुद्धशील जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब थैंक यू सर। कुछ दिनों बाद अब सेकंड फेज़ की पोलिंग से पहले एक बार और मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।